हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैं आ चुका हूँ लाइव, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाए। और वीडियो को सभी लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। और मुझे बताइए कि मेरी वॉइस और विजुअल जो है क्लियर है कि नहीं है, तो फिर मैं कंटिन्यू क्लास को करूँ। आज मेरा टारगेट है कि जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि वहाँ पे 4 रीडिंग मैं लिखा हूँ। एक आपका क्या है, मूललता है, और मूल प्रभास है, और क्या है आपका पीपीएम हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा पीपीबी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 हेडिंग मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो सभी लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ यानी मेरी वॉइस और ये विजुअलिटी ये दोनों क्लियर है कि नहीं, स्पष्ट रूप से सबको सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। जी विकास, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग आप सभी को, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी सर, सही है सर, ओके। तो क्लास को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ में सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए। कॉल आ रहा है क्या, किसका है? चलिए, वो एक छोटा सा कॉल आ गया था इसलिए मैं चला गया था, बट अब मैं क्लास को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। सभी लोग लाइव आ चुके हैं। चलिए, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 4 टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जो आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, तो पिछले वाले क्लासेस में आपको मूलरता पढ़ाया गया था और क्या पढ़ाया गया था, नॉर्मलता पढ़ाया गया था। तो मूलरता का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होता है, ये मैं क्लियरली करा दिया हूँ। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वे बच्चे जाकर के पिछले वाले क्लासेस में जाकर के उसको देख करके अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज़, तो 4, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे होंगे, मूल प्रभास और मूललता, और उसके बाद 2 टॉपिक और है, क्या क्या हो जाएगा, पीपीएम हो जाएगा और पीपीबी हो जाएगा। ये 4 टॉपिक आज मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं, तो फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग।
सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए एक बार फिर से आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरी वॉइस और विजुअल दोनों क्लियर, तो मैं क्लास को कंटिन्यू करूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले तो आप हेडिंग बना लीजिए मोललता। ठीक है, हेडिंग क्या बनाएंगे सभी लोग? मोललता हेडिंग बना लीजिए। चलिए मैं नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। हेडिंग हो जाएगा आपका मोललता। ठीक है, मोललता हेडिंग आई। कल की क्लासेस में यानी पिछले वाले क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया था कि मोलरता क्या है, मोलरता किसे कहते हैं, नॉर्मलता किसे कहते हैं, और उन दोनों की जो है कि फार्मूला क्या होता है वो मैंने बता दिया था। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मोललता। इसके बाद मोल प्रभाज पढ़ाएंगे और इसके बाद पीपीएम पढ़ाएंगे, उसके बाद पीपीबी पढ़ाएंगे। ये चारों टॉपिक आज क्लियर करने वाले। तो सभी लोग क्लास पे कंटिन्यू बने रहे, कोई वीडियो इसको छोड़ करके नहीं जाएगा, नहीं तो आपका क्लासेस छूट जाएगा। तो सभी लोग फटाफट जो है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मोललता की अगर मैं डिफिनेशन की बात करूं तो ध्यान से आप लोग समझिएगा मोललता किसे कहते हैं। मैं बहुत ईजिली तरीके से आपको बताने वाला हूं, आपको यही का यही सब याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सर वॉइस आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर वंशिका। ठीक है, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं मोललता। ठीक है, अभी बात नहीं करेंगे, अभी मैं सबसे पहले दो हेडिंग पढ़ाने के बाद ही मैं कमेंट देखने वाला हूं। अभी मैं नहीं देखूंगा कमेंट, तो सभी लोग लाइव आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मोललता किसे कहते हैं। अगर मैं मोललता की बात करूं तो मोललता में आप ये समझ लीजिए कि 1 ग्राम विलायक में कितना, तो 1 ग्राम विलायक में उपस्थित क्या चीज, या 1 ग्राम विलायक में घुलित घुलित विलेय मोलों की संख्या को, यानी 1 ग्राम क्या चीज, तो आप कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने, 1 किलोग्राम में घुलित, सॉरी लाइट चली गई, लाइट जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लाइट चली गई तो अंधेरा हो गई है। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। जब जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहले दिन क्या हुआ था, पहले दिन मेरा वॉइस को लेकर के प्रॉब्लम हुआ था, और दूसरे दिन क्या हुआ तो वीडियो को यानी विजुअल जो था उसको लेकर के प्रॉब्लम हुआ था। और आज ना तो एकदम बेकार कंडीशन आ गया कि मैं अंधेरे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, लाइट नहीं है, नज़र लग जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है, नज़र लग जाता है क्या, आई डोंट नो। बट ये है कि लाइट चली गई है। अब हमारे सर लोग जो है कि सामने से ऐसे जो है कि टॉर्च चला करके मुझे दिखा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्लियर दिख रहा है तो मैं कंटिन्यू करूं। किसका फोन आ रहा है यार? रतन। अरे यार वैभव, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मुलरता पढ़ा देते हैं आप लोगों को। इसी में देख रहे, दिख रहा है कि नहीं पहले मुझे बताया। क्लियर दिख रहा है अभी? अभी दिख रहा है ना? लाइट आएगी आएगी देखा जाएगा, तब तक हम रुकेंगे नहीं। क्लियर दिख रहा है सब लोग? एक बार कमेंट करके बताइए। सर हमारे यहाँ पर भी लाइट नहीं है। ठीक है, अभी ये मुझे बताए क्लियर दिख रहा है, कमेंट करके बताए तो फिर मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, तो अब देखो 1 किलोग्राम में घुले मिले की मोलों की संख्या, यानी 1 किलोग्राम में क्या चीज, तो 1 किलोग्राम में घुले किसकी, विलेय की मोलों की संख्या क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक है, और उस 1 किलोग्राम विलायक में क्या चीज, विलेय की मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, तो विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, तो आप बता देंगे 1 किलोग्राम
विलायक में, ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में क्या चीज, घुलित मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। 2 लाइन की परिभाषा है। अब देखो 1 किलोग्राम को आप दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। आप यहाँ पर कितना ग्राम कर सकते हैं, तो 1 किलोग्राम विलायक में, ठीक है, तो 1 किलोग्राम विलायक में किसकी संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम की जगह आप क्या कर सकते हैं, 1000 ग्राम कर सकते हैं, ठीक है। किलो नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, 1000 ग्राम विलायक में, किसमें, तो 1000 ग्राम विलायक में किसकी, तो बिल्ले, घुलित बिल्ले की मोलों की संख्या, यानी उसमें जितना भी बिल्ले की मोलों की संख्या घुलित होती है उसी को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। सभी लोग क्लियर हो गया। तो एक किलोग्राम में क्या, फिर सुनिए, 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम विलायक में, तो 1 किलोग्राम विलायक में घुलित बिल्ले की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो घुलित बिल्ले की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गया। लाइट आ गई है। इतनी बात समझ में आ गया। मोललता किसे कहते हैं, तो मोललता मैंने क्या बताया, फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देना चाहता हूं। आप बताएंगे 1 किलोग्राम विलायक में, यानी जो विलायक है वो कितना है, 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम विलायक में घुलित किसके मोलों की संख्या, तो विलेय की मोलों की संख्या, यानी जो घुलित विलेय की मोलों की संख्या होगा उसी को क्या कहते हैं, उसी को मोललता कहते हैं। क्लियर है। तो अब 1 किलोग्राम कह लीजिए, या फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1000 ग्राम कह लीजिए। तो 1000 ग्राम में घुलित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब देखिए आपको ये विलेय और विलायक तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लेना क्या है, 1000 विलायक ले लीजिए या फिर 1 किलो विलायक ले लीजिए, और उस 1 किलो विलायक में घुलित जितने भी मोलों की संख्या होगी उसी मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसी मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। अब तो यहाँ पे अब देखेंगे कि जो मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर इसका फार्मूला क्या निकाल दे, तो मोललता बराबर आप कह सकते हैं विलेय की मोलों की संख्या। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, मोललता बराबर हो जाएगा हमारा, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या हो जाएगा, मोलों की संख्या बटी क्या हो जाएगा, बटे, आप सिंपल सी बात है, बटे क्या हो जाएगा, तो बटे विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो विलायक का भार यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या लिख देंगे, तो विलायक का भार लिख देंगे। इतनी बात सभी को समझ में आया। अब देखिए मोललता बराबर मैंने क्या बताया कि विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलायक का भार हो जाएगा। अब ये देखो जो विलायक का भार है, अगर हम इसको केजी में लेंगे, तो केजी में लेंगे तो ये सेम आपका फार्मूला ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे अगर इसको ग्राम में ले ले तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों, विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, तो बटे आपका हो जाएगा सेम यही चीज हो जाएगा क्या चीज, तो विलायक का क्या चीज, तो विलायक का भार, वो भी किस में, विलायक का भार यदि आप ग्राम में लेते हैं तो बताओ इनटू में क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या कर दे। देखिए मैंने क्या बता दिया, मोललता मैंने क्या बताया भाई, मैंने बता दिया कि जो आपका क्या है, तो आप बताएंगे 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम में क्या चीज, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय या घुलित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। मोललता बराबर मैंने बताया कि विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलायक का भार, वो भी किसमें, केजी में। अगर इसी चीज को मैं केजी में ना करके अगर मैं ग्राम में कर दूं तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा बताइए, मोललता बराबर क्या हो जाएगा, तो विलेय की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी किसमें, ग्राम में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इनटू में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, बताइए मल्टीप्लाई में क्या होगा। बताया तुरंत, मल्टीप्लाई में क्या होगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला सबको समझ में आ गया। अगर हम इस चीज को ग्राम में लेंगे तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, और अगर इसको केजी में लेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। तो मोललता एक हेडिंग सबको क्लियर हो गया, मोललता किसे कहते हैं और इसकी फार्मूला क्या होता है सबको पता हो गया।
बताइए मोलरता किसे कहते हैं? तो मैंने बता दिया 1 केजी ग्राम में क्या चीज, तो 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है? तो विलेय की मोलों की संख्या बड़े क्या हो जाएगा? विलाय का भार केजी में, और या फिर हम ऐसे कर सकते हैं मोलरता बराबर होता है विलेय की संख्या बटे क्या हो जाएगा? विलाय का भार भी ग्राम में गुणे क्या हो जाएगा? गुणे आपका 1000 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना जाएगा? 1000 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया? बोलो इतनी बात सबको समझ में, तो आगे चले। इतनी बातें सभी को समझ में आई? अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा? बताइए मात्रक क्या होगा इसका? इसका मात्रक हो जाएगा मोल बट्टी क्या हो जाएगा? मोल प्रति क्या हो जाएगा? किग्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल प्रति क्या हो जाएगा? किग्रा। इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर का तो आपका मात्रक ही पूछ लेता है। तो ये बात सबको समझ में आ गया। तो मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता की परिभाषा क्या होती है, और मोलरता का जो है कि फार्मूला क्या होता है, इसके लिए इसका यूनिट क्या होता है, यानी इसकी इकाई क्या होती है, ये सारा टॉपिक जो है कि मैं आपको बता दिया। ठीक है, बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं आगे चलूँ। मोलरता हेडिंग सबको क्लियर है? वेरी गुड। जी जी जी, मोल प्रति किग्रा हो जाएगा। अब मुझे ज़रा बताइए कि इसके आगे आप मुझे ये बता दीजिए कि ये सबको समझ में आ गया तो मैं अगला हेडिंग चलूँ लेकर के। ये बातें सभी को समझ में आ गया, एक बार कमेंट करके बताए तो मैं आगे पढ़ाऊँ। यस सर, वेरी गुड। तो आप लिख लेंगे, याद भी हो गया होगा। आई होप कि सभी को याद हो गया होगा। चलो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अगला हेडिंग क्या हो जाएगा हमारा? अगला हेडिंग हो जाएगा मोल प्रभाज। क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज हो जाएगा। तो आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए, क्या चीज? मोल प्रभाज। चलिए हेडिंग बनाइए, मोल प्रभाज। अच्छा, मोल प्रभाज को हम कुछ और भी कहते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? मोल अंश भी कहते हैं। मोल प्रभाज या फिर मोल अंश, हेडिंग बना लीजिए। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से है, ये भी आपके एग्जाम में आने की चांसेस रहती हैं, तो इसलिए आप लोग इसको हेडिंग बना लीजिए। और अच्छे से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक करके सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज किसे कहते बताएं? अब ध्यान सुनिएगा। मोल प्रभाज का मतलब अब बताएंगे 1 विलियन में, ठीक है, 1 विलियन में किसी मोलों की संख्या। ठीक है, 1 विलियन में क्या चीज? तो 1 विलियन में किसी घटक का लीजिए। घटक मतलब समझते, घटक का मतलब आपका विलेय हो जाएगा या फिर क्या होता है? विलायक। तो घटक का मतलब ये होता है विलेय, या फिर कह सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं? विलायक कह सकते हैं। तो 1 विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, 1 विलियन में किसी घटक की मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी हम कह सकते हैं बिलियन में उपस्थित क्या चीज? तो बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो फिर से इस बात को आप ध्यान से समझिए। 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का क्या होता है? अनुपात को क्या कहते हैं? तो अनुपात को कहा जाता है आपका मोल प्रभाज कहते हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? तो 1 बिलियन में क्या चीज? तो 1 बिलियन में किसी घटक 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, तो 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? मोल अंश कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको हम एक्स से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्लियर थी बातें? तो मोल प्रभाज सभी को समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके बताया मोल प्रभाज सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या, यानी 1 बिलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो के अनुपात को कहा जाता है मोल प्रभाज। यानी दो चीज इसमें बताना है, एक तो 1 बिलियन में किसी भी घटक की मोलों की संख्या कर लीजिए, और तथा उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या कर लीजिए। इनके अनुपात को ही क्या कहते हैं? तो इनके अनुपात को कहा जाता है मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं है? एक बार हमें कमेंट करके बताएं तो मैं फार्मूला बताऊं। समझ में आ गया सभी को? सर आपका कोचिंग कहाँ चलता है?
नेवादा में चलता है टीएस कोचिंग क्लासेस। क्या पूछ रहे हैं सौरभ? घटक पूछ रहे हैं, क्या लिखे? घटक पूछ रहे हैं। घटक का मतलब है ये देखिए, घटक को इंग्लिश में बोला जाता है कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। और इसको हिंदी में कहते हैं घटक। घटक का मतलब ये जो सोल्यूशन है आपका, यानी ये जो आपका विलयन है, ये विलयन किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो जिन जिन चीजों से मिलकर के बना होता है उसी को घटक कहते हैं। तो घटक का मतलब देखो, सोल्यूशन जो होते हैं ये दो क्या होते हैं, दो कंपोनेंट से मिलकर बने थे। एक सॉल्यूट होता है, एक क्या होता है आपका, एक आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। यानी एक को हम क्या कर सकते हैं, एक को हम विलेय कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो ये विलेय और विलायक इसी को घटक कहते हैं। तो चाहे विलेय की बात किया जाए चाहे विलायक की बात किया जाए, इनको ही हम क्या कहेंगे, घटक। यानी ये जो हमारा विलयन है, हमारा जो सोल्यूशन है, वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है। तो हमारा विलयन जो है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। यानी आपका विलेय और विलायक। तो विलेय और विलायक आपको पता ही होगा कि विलेय और विलायक क्या होता है। तो यहाँ पे हम विलयन की बात कर रहे हैं, तो मोल प्रभाज मोल अंश की बात करें तो मोल प्रभाज मोल अंश में मैंने क्या बता दिया सर? सिर्फ आपके लाइव पढ़ते हैं। यस सर, क्लियर। हाँ सर, आ गया सबको? ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी इस चैनल पे मैं आपको केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहा हूँ लाइव, साथ में आपका बायोलॉजी भी क्लियर कर दूंगा। पूरा एक एक करके मैं पढ़ाने वाला हूँ। 1 फरवरी से हम लोग का न्यू बैच जो है कि लॉन्च होगा। अभी तो हम लोग पूरे टारगेट किए कि बोर्ड एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक सब्जेक्ट के जो है कि कराया जा रहा है। अभी फिजिक्स आपका और आपका क्या बोलते हैं, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ, इन सभी की जो क्लासेस है वो लाइव न चल करके आपका रिकॉर्डेड क्लासेस चलती है। कुछ दिनों पश्चात आपका वो भी लाइव हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं ही इस टाइम लाइव ले रहा हूँ, तो रिकॉर्डेड का भी टाइमिंग नहीं है। लेकिन आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबका बना हुआ है। एक एक करके आपको सब चीज़ों का स्टडी करा दिया जाएगा। तो आप घबराए ना, जो है कि आगे चले। आगे सभी को। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं, इतनी बात सभी को समझ में आएगी नहीं? एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ। मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है? मैंने बताया कि एक विलयन में इक्यासी, तो एक विलयन में किसी घटक, एक विलयन में किसी घटक का मतलब चाहे वो विलेय हो सकता है चाहे विलायक हो सकता है। तो एक विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है? मोल प्रभाज कहते हैं। और इस मोल प्रभाज को हम किससे डिनोट करते हैं या इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको एक्स से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। तो मोल प्रभाज या फिर मोल अंश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आप बताएंगे किससे? एक्स से। अच्छा, मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं? मैंने बताया कि नहीं? शायद मैंने बताया नहीं कि मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं, बताइए तो। मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं? ये लाइन के साथ मैं छोड़ दिया था आपको। बताइए, मोललता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। वेरी गुड। किससे करते हैं? स्मॉल एम से क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसकी मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज की डिफिनेशन सभी लोगों को क्लियर हो गया है? एक बार आप लोग जो है कि कमेंट करके बता दिए क्लियर हो गया है। तो मैं फिर इसका फार्मूला बताऊं। सर मोलरता का यूनिट, मोलरता का यूनिट मैं बता चुका हूँ। अच्छा, अब देखिए इसकी फार्मूला की अगर हम बात करें तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला हो जाएगा एक घटक का मोल प्रभाज। क्या लिख देंगे यहाँ पे? एक घटक का मोल प्रभाज। तो आप फार्मूला को देखिएगा, थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखूंगा। एक घटक का क्या चीज? मोल प्रभाज। एक घटक का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? तो बराबर आपका हो जाएगा घटक के मोलों की संख्या। क्या हो जाएगा बच्चों? घटक के मोलों की संख्या। घटक के मोलों की संख्या बटी क्या हो जाएगा? घटक के मोलों की संख्या बटे आपका हो जाएगा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विलयन में उपस्थित कुल मोलों की क्या चीज? तो कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या। ठीक है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की क्या हो जाएगा? कुल मोलों की संख्या हो जाएगा।
बोलो इतनी बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इसका फार्मूला मैं क्या बता दिया, इसका फार्मूला मैंने बताया कि एक घटक का मोल प्रभाज, यानी कोई एक घटक होगा वो विलेय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, और यहाँ पे कर रहा है कि उसमें भी विलेय या विलायक हो सकता है। एक घटक के मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो बिलियन में क्या क्या उपस्थित होता है, तो बिलियन में विलेय भी उपस्थित होता है और विलायक भी उपस्थित होता है, इन दोनों के मोलों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो ये फार्मूला समझ में आया। तो एक घटक का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, तो घटक के मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या होता है। इतनी बात सभी को आ गई? अब बताओ इतनी बात सबको समझ में? एक बार थोड़ा सा मैं कमेंट देख लूँ, सबको समझ में आ गई इतनी बातें? समझ आ गया, वेरी गुड। यस धन्यवाद। क्या आप कह रहे हैं अमित सिंह, मेरा भी आंसर दे दिए। क्या आंसर, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए पूछिए। सर बता दीजिए उसका डायमेंशनल फार्मूला। किसका डायमेंशनल फार्मूला बताना है? बताइए बताइए। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मोल प्रभाज जो है अभी तो मैं बता रही हूँ, इसका फार्मूला भी बता रहे हैं। अभी देखिए तो सही, पहले एक घटक का मोल प्रभाज, पहले इतनी बात आपको समझ में आएंगी, ये कमेंट करके बताइए। अभी हमारी पूरी बात खत्म कहाँ हुई, अभी तो मैं मोल प्रभाज स्टार्ट किया हूँ। इसकी फार्मूला देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ, विलेय की भी निकालूंगा, विलायक का भी निकालूंगा। तो इतनी बात सभी को समझ में आ गया। एक घटक की मोल प्रभाज क्या होगा, बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आया? अच्छा मान लो यदि हम यहाँ पे क्या लिख दें, यदि हम लिख दें यदि किसी विलियन में विलेय, यदि किसी विलियन में क्या लिख दें, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि यदि किसी विलियन में, यदि किसी विलियन में क्या चीज, विलेय, यदि किसी विलियन में विलेय जो है, विलेय की संख्या क्या होगा, या विलेय की मोल, विलेय की जो मोलों की संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विलेय की मोल जो है वो स्मॉल एन होगा। क्या होगा, स्मॉल एन होगा। तथा विलायक की मोल कितना हो जाएगा, तथा विलायक का मोल क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कैपिटल एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा। कैपिटल एन है तो इसके लिए फिर फार्मूला क्या बनेगा, देखिए मैंने समझा दिया आपको कि मान लेते हैं कोई विलियन है, ठीक है, उस विलियन में जो विलेय है, विलेय की मोल को हम क्या कहते हैं, स्मॉल एन कर रहे हैं, और विलायक का जो मोल होगा हम उसको क्या करेंगे, कैपिटल एन करेंगे। कोई विलियन हमारा, और उस विलियन में जो विलेय है, विलेय की मोल को हम क्या करेंगे, स्मॉल एन करेंगे, और विलायक का जो मोल होगा उसको क्या करेंगे, कैपिटल एन करेंगे। तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, तो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या लिख सकते हैं, तो बराबर आप लिख सकते हैं विलेय की मोलों की संख्या। क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा आपका, तो बटे आपका हो जाएगा विलेय की मोल प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा विलायक मोल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अब इसमें मैंने क्या बताया, विलेय का मोल प्रभाज क्या है, तो विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलेय का मोल बटे क्या हो जाएगा, विलायक का मोल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बिलियन में उपस्थित, देखो घटक के मोलों की संख्या, यानी हम यहाँ पे घटक किसको ले लिए हैं, विलेय को ले लिए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या हो जाएगा। और नीचे क्या है, बिलियन, तो बिलियन में चूंकि दो चीज क्या होता है, प्रेजेंट होता है, एक आपका क्या होगा, विलेय, दूसरा क्या होगा, विलायक होगा।
तो यहाँ लिखा है विलयन में उपस्थित ना, तो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, तो विलयन में क्या क्या उपस्थित है, तो विलयन में आप बताएंगे कि विलय है और क्या है प्लस विलायक है। तो इसके लिए मैंने फार्मूला क्या बताया, विलय के मोल की प्रभाज, तो विलय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, विलय की मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलय की मोल प्लस क्या होता है, विलायक का मोल हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक घटक का मोल प्रभाज मैंने बताया कि एक घटक का मोल प्रभाज के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब मैंने क्या बताया कि मान लीजिए किसी विलयन में विलय जो है वो क्या है, मोल, विलय का मोल क्या है, एन है, यानी स्मॉल क्या है, एन है, तथा विलायक का जो मोल है वो क्या है, कैपिटल एन है। तो इसके लिए मैं फार्मूला क्या बता दूंगा, विलय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलय की मोलों की संख्या, और इसके बाद क्या हो जाएगा, विलय की मोल प्लस क्या हो जाएगा, विलायक का मोल हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब इधर देखिए स्मॉल, देखिए यहाँ हम लिखेंगे मोल प्रभाज यानी x बराबर कर लीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ मैं यही लिख दे रहा हूँ कि ये स्मॉल n क्या हो जाएगा, फिर ये विलय की मोल यानी हम क्या लिए हैं, विलय की मोल मतलब हो जाएगा आपका स्मॉल n हो जाएगा, और विलायक का मोल मतलब क्या हो जाएगा आपका कैपिटल। तो n अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल n, फिर ये कैपिटल N हो जाएगा। यानी हम इसको इसमें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक बार आप लोग का कमेंट भी देख ले। चलिए, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ लिखना क्या है, हमने क्या बताया, विलय की मोलों की संख्या, तो विलय की मोलों की संख्या को मैंने क्या कहा, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे हम इसके जगह पे क्या लिख दे हैं, इसके जगह पे हमने यहाँ पे स्मॉल एन लिख दिया है, यहाँ पे विलय की मोल हो जाएगा, इसको यहाँ एन लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एन लिखेंगे। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, तो एन अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एन हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, सर समझ नहीं आ रहा है सर, विल चलिए तब आगे चले, इतना समझ में आया सबको, आगे चले। और जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसका बीमा सूत्र ऐसे कर सकते हो तुम। अगर हम बीमा सीमा अगर इसे पढ़ाने लगे तब तो हो जाएगा यार, काफ़ी समय लॉस हो जाएगा। सर आगे चलिए, बीमा तो इसका बीमा अगर आप करना चाहते हो तो m के पावर 0 हो जाएगा, l के पावर 0 और t के पावर 0। ये कैसे किस प्रकार से आ रहा है ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा यार, बीमा में आता नहीं है, ठीक है। बताओ पहले जितना मैं समझा सबको समझ में आ गया है, अभी आवाज़ कट रहा है, सुनाई दे रहा है कि नहीं, ये सर कंटिन्यू, ओके ओके ओके। तो अब देखिए इसमें इतना मैंने बता दिया, अब मैं थोड़ा सा कुछ देर के लिए मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा, आप ध्यान से समझिएगा। तो विलय की मोल प्रभाज क्या लिख दिया मैंने, विलय की मोलों की संख्या यानी n हो गया, विलय की मोलों की संख्या यानी स्मॉल n हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा विलायक का मोल। तो विलय विलायक चूंकि यहाँ पे क्या है विलयन में, तो इसके आगे अगर हम चलेंगे, अगर हम इसके लिए अगर फार्मूला बना दे, क्या बना दे, किसी पदार्थ की मोलों की संख्या। आप देखिए किसी पदार्थ की मोलों की संख्या क्या होती है, तो अगर हम बात करेंगे किसी पदार्थ के मोलों की संख्या, तो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या की अगर हम बात करेंगे, तो मोलों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, तो इसके बराबर आपका हो जाएगा किसी पदार्थ की मोलों की संख्या बराबर आपका हो जाएगा, इसमें क्या लिख देंगे, तो इसमें हो जाएगा पदार्थ का भार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पदार्थ का भार हो जाएगा, और बटे
बटे क्या हो जाएगा, तो पदार्थ का भार बटे हम कर सकते हैं क्या चीज, तो पदार्थ का अणु भार हो जाएगा। तो पदार्थ का भार बटे क्या हो जाएगा, पदार्थ का अणु भार हो जाएगा। क्लियर इतनी बात है। तो पदार्थ का भार बटे क्या हो जाएगा, पदार्थ का अणु भार हो जाएगा। अब बताओ पदार्थ का भार जो है उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसको हम कर सकते हैं स्मॉल एम से करते सकते हैं प्रदर्शित, सॉरी इसको हम वेट यानी डब्ल्यू से करेंगे, और इसको किससे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि किसी पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होती है। तो किसी भी पदार्थ के मोलों होती है वो पदार्थ का भार होता है बटे क्या होता है, पदार्थ का अणु भार होता है। तो पदार्थ का भार हम W से रिप्रेजेंट कराते हैं, और पदार्थ का जो अणु भार होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको M से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। अब इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसके लिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए अब विलेय, अब चूंकि हम सब कुछ बता दिए, अब हम एक एक करके यहाँ तो विलेय की मोल प्रभाव बताएंगे, एक बार फिर क्या बताएंगे, विलायक की मोल प्रभाव। तो यहाँ पे फार्मूला निकल कर आएगा किसके लिए, तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, तो विलेय का मोल प्रभाज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एन, एन एन कैपिटल और यानी एन अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे डब्लू अपान क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लिखेंगे डब्लू अपान क्या चीज लिखेंगे, डब्लू अपान एम प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस आपका डब्लू अपान क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ से आप इस बात को समझिएगा, ये यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको अलग कर दे रहा हूँ, पहले इतना दिख रहा है सबको। अब देखिए अब इस बात को समझिए कि विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो विलेय का मोल प्रभाज आप जानते हैं कि एन अपान क्या होता है, एन प्लस कैपिटल एन, और यहाँ पे डब्लू अपान एम लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि घटक के मोलों की संख्या, तो ये आपके घटक के मोलों की संख्या बराबर, अभी मैंने बताया है कि भार का क्या होता है, पदार्थ का भार बटे क्या होता है, पदार्थ का अणु भार। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, तो चूंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं, तो विलेय का मोल प्रभाज बता रहे हैं, इसलिए विलेय की मोल प्रभाज के लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल एन के अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, तो डब्लू अपान एम बटे क्या हो जाएगा, डब्लू अपान एम प्लस क्या हो जाएगा, डब्लू अपान एम। ये तो एक कैपिटल में हो जाएगा कि स्मॉल में, यानी ये वाला जो देख रहे हैं इसको हम कैपिटल कर सकते हैं, और ये वाला क्या है, ये वाला आपका स्मॉल में है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया, बोलो इतनी बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मैं थोड़ा सा कमेंट देख लूँ। समझ में आ गया सभी को, अभी देखिए पहले बताइए समझ में आएंगे तो फिर आगे चलें, आगे सबको ना। देखिए करना नहीं, बस ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं कि एक घटक का मोल, देखो यहाँ पे क्या है, घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो बिलियन में आपको ये पता है कि विलेय में दो चीज होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे आप, घटक के मोलों की संख्या, तो हम मान लेते हैं विलेय की बात करेंगे, तो विलेय की मोलों की संख्या यानी घटक की जगह हम क्या लिए हैं, विलेय की मोलों की संख्या लेके, जिसको हम किसी रहे स्मॉल एन से क्या करते प्रदर्शित करें। और यहाँ क्या हो जाएगा, विलाय के, तो वो विलेय, क्योंकि बिलियन है तो ये जो बिलियन है, तो बिलियन में दो चीज होता है, क्या क्या होगा, एक होगा विलेय की मोल हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, विलायक का मोल। जब विलेय और विलायक मिलेगा तभी तो बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गया, करने के तो क्या होता है, तो विलेय की मोल हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, विलायक का मोल हो जाएगा। तो विलेय की मोल को हम स्मॉल एन से करेंगे, विलायक की मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब हमको ये समझना है, देखो यहाँ घटक की मोलों की संख्या यानी किसी पदार्थ की मोलों की संख्या क्या होती है, तो किसी भी पदार्थ की मोलों की संख्या की यदि बात किया जाए तो ये हो जाएगा पदार्थ का भार। तो पदार्थ को भार, पदार्थ के भार को हम डब्ल्यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और बटे में क्या हो जाएगा, पदार्थ का अणु भार, इसको हम एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे दो फार्मूला और निकलेगा, एक विलेय के लिए निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, विलाय के लिए निकलेगा। तो विलेय के लिए फार्मूला बनाएंगे, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा एन अपान क्या हो जाएगा, एन प्लस क्या होगा, कैपिटल एन हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर तुम वैल्यू पुटअप करेगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एन के जगह क्या लिखना है, तो एन के जगह आपको देखिए, आपको एन के जगह क्या लिखना है, तो आप लिखेंगे कि डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा, एम प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अब बटे क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। क्यों, क्योंकि ये इसका वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर पे और इसका वैल्यू, तो ये जो चीज है देख रहे हैं आपको, ये विलेय का है, और ये जो चीज देख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा, विलायक का हो जाएगा।
इसी प्रकार से अगर हम विलायक का मोल प्रभाज की बात करें तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, तो यहाँ पे लिखोगे विलायक का मोल प्रभाज। क्या लिखोगे, विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो आप लिखे हैं यानी ये क्या लिखे हैं, तो ये विलेय का मोलों की संख्या होगा ना। तो यहाँ पे विलेय की मोलों की संख्या ना करके अब हमको किसका संख्या लेना है, तो विलायक की मोलों की संख्या करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा। कैपिटल एन का मतलब हो जाएगा विलायक की संख्या हो जाएगा, विलायक की मोलों की संख्या। तो बटे क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एन हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। अब इसी में इसी चीज को जब रख दोगे तो क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा जो आपने यहाँ पे लिखा है। तो क्या हो जाएगा, यानी एन की जगह आपको वो वाला रख देना और कैपिटल एन की जगह रख दो, ये हो जाएगा आपका क्या चीज, विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। तो विलायक का मोल प्रभाज यानी इसका फार्मूला आपका ये निकल करके आ गया है। तो विलेय का मोल प्रभाज के लिए ये फार्मूला लगाएंगे और विलायक के मोल प्रभाज के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। तो इतनी बात सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट हमें कमेंट करके बताए तो फिर मैं आगे चलूँ। सर आपको क्या दिक्कत है, यहाँ सब अपना नाम बताएं। अरे यार आप लोग कमेंटबाजी कम कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम करीब आ गया है, ठीक है। कमेंटबाजी बाद में कीजिएगा, मुझे मत नाम मत, बस आप इतना बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका जो डाउट है वो बताते चलिए, जो चीज़ें आपको समझ नहीं उसके लिए कमेंट कीजिए। फालतू की कमेंट करके अपना समय लॉस मत कीजिए, क्योंकि जब कमेंट पे ध्यान रखेंगे ना तो ये टॉपिक आपको समझ में भी नहीं आएगा, ये बता दे रहे हैं। एक बार और, एक बार और, हाँ थोड़ा बहुत समझ आ गया, ठीक है। चलिए एक बार और बता देते हैं। एक बार और बताने का मतलब है, देखिए मोल प्रभाज क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए, मैं एक बार बातों को पूरा रिपीट करने जा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मोल प्रभाज की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या बताएंगे, एक विलियन में क्या बताएंगे, एक विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या। तो एक विलियन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, तो कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या फिर मोल अंश कहते हैं। अब इसके लिए मैंने फार्मूला जो बनाया है, तो एक घटक का मोल प्रभाज बराबर होता है घटक के मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या होता है, ठीक है। अब मैं क्या कह दिया कि मान लीजिए यदि किसी विलियन यानी कोई विलियन आपका है, उस विलियन में जो विलेय की मोलों की संख्या होगी, तो विलेय की मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तथा विलायक का जो मोल होगा वो क्या होगा आपका, कैपिटल एन है। तो इसके लिए हम क्या बताएंगे, तो विलेय की मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलेय की मोल प्लस क्या हो जाएगा, विलायक का मोल होगा, क्योंकि यहाँ बिलियन दिया है, ठीक है। तो विलेय की मोल की संख्या को हमने एन से बता दिया, स्मॉल एन से, और फिर इसलिए यहाँ पर भी स्मॉल एन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा एन बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, एन अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो, अब चूंकि यहाँ पे क्या है, किसी भी पदार्थ की मोल की संख्या की यदि बात करोगे तो किसी पदार्थ के मोलों की संख्या की अगर बात किया जाए तो इसके बराबर आपका क्या लिख सकते हैं, तो पदार्थ का भार यानी आपका W हो जाएगा, उसके बाद बटे में क्या हो जाएगा, पदार्थ का अणु भार यानी स्मॉल एन एम हो जाएगा। अब देखिए इसी चीज को अगर हम अब चूंकि हम विलेय और विलायक दोनों के लिए बात करेंगे, तो विलेय की मोलों की मोल प्रभाज बराबर करेंगे, तो विलेय की मोल प्रभाज बराबर करेंगे तो ये चीजें आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या चीज, तो इसके जगह पे आप लिखेंगे क्या चीज, जो देख रहे हैं कैपिटल W बटे क्या हो जाएगा, स्मॉल W। तो यहाँ पे आपने मान रख दिया, ये स्मॉल W अपन हो जाएगा, प्लस यहाँ विलेय का मान, यहाँ विलेय का मान रखेंगे और यहाँ विलायक का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा। अब एक बार विलेय लिए थे, जब विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे तो यहाँ विलेय के मोल प्रभाज की जगह विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो यानी हम इसको कैपिटल एन अपन क्या आ सकते हैं, स्मॉल एन प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा। तो एक कंडीशन आपका ये बन जाएगा, एक कंडीशन ये बनेगा। तो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन ये किसके लिए होगा, तो ये आपका विलेय के लिए हो जाएगा, और कैपिटल एन अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ये आपका किसके लिए हो जाएगा, ये आपका विलायक के लिए हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं, बोलो फटाफट कमेंट करके बताओ, इतनी बातें सबको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई। देखिए अब दूसरा क्लास यस सर जी आने वाले हैं, वो भी लाइव ही क्लास लेंगे, इसलिए जो है कि हम चाहते हैं कि फटाफट आप लोग बताइए ताकि दूसरा क्लास भी आपका चल सके। यस सर जी भी लाइव क्लास लेने वाले हैं आज, जो है कि बताइए इतनी बात सभी को समझ में आया नहीं आया। क्या बता दें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अमित तो कुछ ज़्यादा ये बोल रहे हैं।
हाँ ठीक बोल रहे हो, जगह बता दीजिए। कुछ भी बोलो लेकिन मेरी एक आवाज नहीं। अरे यार आप लोग तो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, मतलब झगड़ा करने आए हो क्या कमेंट कर करके? हैं? आप लोग पढ़ने आए तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ना। बताइए, इतनी बात समझे तो आगे चलें। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए यार फटाफट। जो एक ही बार इतनी बात सबको समझ में आया तो मैं इसको इरेज करूँ। इसको लिखना है तो लिख लीजिए। हाँ सर समझ में आ गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गए तो आगे चलते हैं। अगला हेडिंग आप लोग बनाएंगे, अगला हेडिंग बनाएंगे। हमारा यहाँ ताबीज़ से पढ़ाते हैं ना, आके मिल लो। चलिए सभी लोग जो है कि हेडिंग बना लीजिए तब फटाक देनी। तो अब हेडिंग में पीपीएम बनाइए। पीपीएम और पीपीबी दोनों अभी आप बता दे रहे हैं, 4 हेडिंग आपका क्लियर हो जाएगा। जैसा कि थंबनेल में आप देखे थे 4 हेडिंग का टारगेट लेकर आए थे, और 4 हेडिंग आपका 2 हेडिंग क्लियर हो चुका है, 2 हेडिंग और बचा हुआ है। दो हेडिंग और बता देंगे। सर आवाज़ कट रहा है, आवाज़ कट रहा है, आवाज़ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सुनाई तो दे रहा है यार। चलिए अब हेडिंग बना लीजिए सभी लोग। तो हेडिंग बना लीजिए सभी लोग। क्या बनाएंगे हेडिंग? हेडिंग बना लीजिए पीपीएम। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये हेडिंग बना लीजिए सभी लोग। पार्ट्स पर मिलियन हेडिंग बना लीजिए सभी लोग। बना ली हेडिंग? अब देखिए विलय की वह मात्रा, ध्यान समझिएगा, विलय की वह मात्रा जो विलायक में, विलायक की कितने, तो विलय की वह मात्रा जो बिलियन में, जो बिलियन में क्या होता है 10⁻6 भाग में घुला होता है। तो विलय की क्या चीज़, तो आप बताएंगे कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो बिलियन में 10⁻6, 10⁻6 में क्या होता है, 10⁻6 भाग में घुला होता है, उसे क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। तो मतलब जो आपका विलेय है वो विलेय जो होता है कितने बिलियन में घुला होता है, तो विलेय जो होता है वो आपका बिलियन की 10⁻6 भाग में क्या होता है, घुला होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपको कहते हैं क्या चीज़? पीपीएम कहते हैं। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा, ध्यान सुनिए, विलेय पदार्थ लिखना है तो लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी बिलियन की 10⁻6 भाग में क्या होता है, घुला रहता है, उसे क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। अगर हम पीपीएम के लिए फार्मूला बना दें तो उसके लिए क्या हो जाएगा? विलेय का, देखिए पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान। तो पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा? तो पीपीएम बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा? तो बटे आप बता देंगे, तो बटे क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, क्या हो जाएगा? विलयन का क्या चीज़? तो विलयन का द्रव्यमान बता देंगे। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान गुणे में क्या हो जाएगा? तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये छोटा सा हेडिंग था, समझ में आ गया सभी लोगों को? तो इसमें क्या बताएंगे? विलेय पदार्थ की वह मात्रा, ध्यान से सुनिए, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो क्या होता है, जो बिलियन के 10⁻6 भाग में क्या होता है, तो जो बिलियन के 10⁻6 भाग में क्या होता है, घुला होता है या उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? पीपीएम कहते हैं। पीपीएम बराबर क्या होता है? तो पीपीएम बराबर होता है आपका क्या चीज़? तो पीपीएम बराबर हो जाएगा आपका विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा? विलयन का द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा? गुणे आपका क्या हो जाएगा? 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पीपीवी की बात करें तो पीपीबी का मतलब वही हो जाएगा किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा। अगर यही देख लो शॉर्टकट में, उसको भी बता देते, शॉर्टकट क्या है यही। पीपीबी की बात करें तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो बिलियन के 10⁻9, किसमें? तो बिलियन के 10⁻9 में क्या होता है, तो 10⁻9 पदार्थ में 10⁻9
9 में क्या होता है, 9 भाग में क्या होता है, घुला रहता है, उसे क्या कहते हैं, पीबीबी कहते हैं। यानी जो आप देख रहे हैं ये चीजें आपका 10 में होता है, घुला रहता है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में क्या रहता है, घुला रहता है। क्लियर रहती बातें। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन के 10 भाग में क्या होता है, घुला रहता है, उसे क्या कहते हैं, पीबीबी कहते हैं। और विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो 10 बिलियन के 10 भाग में क्या होता है, घुला होता है, उसे क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। तो पीपीएम के लिए फार्मूला मैंने बता दिया, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी हिसाब से आप पीबीबी को बताएंगे, सेम वही चीज है। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन में क्या होता है, विलयन के 10 भाग में क्या होता है, घुला रहता है, उसे क्या कहते हैं, पीपीबी कहते हैं। तो यहाँ पीपीबी बराबर क्या हो जाएगा, तो पीपीबी बराबर आपका हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, तो बटे आपका यही हो जाएगा विलयन का क्या चीज, तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। और विलयन का द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा, बताओ मल्टीप्लाई क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा, बताने वाला हूँ। बताओ तुम लोग मल्टीप्लाई में क्या होगा, कब से बहस कर रहे तुम लोग, बताओ मल्टीप्लाई में क्या होगा। इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, फटाफट बताइए सर एक बार और। चलिए बताइए, अभी तो पढ़ाई में ध्यान नहीं है किसी का, बस कमेंट कर रहे हो। अब मैंने इसको पढ़ाया, किसी विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो क्या होता है, विलयन के 10 भाग में क्या होता है, घुले होता है, उसको क्या कहते हैं, पीबीबी कहते हैं। तो जैसे पीपीएम के लिए मैंने बताया कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो क्या होता है, किसी विलयन के 10 में क्या होता है, घुला होता है, 10 भाग में घुला होता है, उसे क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। तो पीपीएम बराबर मैंने क्या बता दिया, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे क्या है, विलयन का द्रव्यमान, और गुणे मैंने क्या बताया, 10 तो ये नहीं बता सकते पीबी बराबर क्या होगा, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान वही चीज तो है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये कमेंट करके बताइए, मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा। ये तुरंत बताइए अभी, विलेय पदार्थ, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान गुणे क्या हो जाएगा। मैं एक तरफ से कमेंट ब्लॉक कर दूंगा, कोई कमेंट नहीं पढ़ पाएगा, नहीं कोई कमेंट कर पाएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपसे, जो पूछ रहे वो बताइए। कमेंट यहाँ से मैं ब्लॉक कर दूंगा, कोई कमेंट नहीं कर पाएगा, बस देखते ही रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे भी नहीं पाऊंगा। कमेंट इसलिए खोला गया है ताकि आप जो है कि आपका जो डाउट्स है, जो आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, आप पूछ सके हमसे। और ये कमेंट इसलिए नहीं खोला गया कि आपस में आप जो है कि आपस में बहसबाजी कीजिए आप लोग, यार पढ़ाई करने आए तो शांति से पढ़े। मैंने एक क्वेश्चन पूछ रहा उसका बता नहीं रहे हैं। अरे अमित, आप भी ना फालतू चीज़ों से मत उलझिए ना, आप अपना काम कीजिए, पढ़ाई करने आप सब लोग जो है कि कीजिए। और मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट पे ध्यान देंगे तो कंटेंट आपको कम समझ में आएगा, बात समझ नहीं रहे हैं। अभी देखिए मैं कब से पढ़ा दिया हूँ, इसका एक टॉपिक में पूछ रहा हूँ, रेटिंग किसी को आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप ध्यान दे ही नहीं रहे क्लास पे, तो ध्यान दे ही नहीं रहे। आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, परीक्षा करीब है, अगर इसी प्रकार से आपस में उलझोगे तो कैसे पढ़ाई करोगे यार। वेरी गुड वैभव, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अरे यार आप लोग जबरदस्ती बात मत कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप करेंगे कमेंटबाजी तो बताइए मैं क्या कमेंट एक दिन बंद कर दूंगा, फिर कोई कमेंट नहीं करेगा, शांति से आप लोग लाइव क्लास देखेंगे, आपका जो भी डाउट होगा पूछ भी नहीं पाएंगे, मैं बता भी नहीं पाऊंगा, आपका डाउट क्लियर भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो मैं लाइव क्लास ली, ताकि मैं आपसे मिल सकूँ, आपसे बात कर सकूँ, आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ, ठीक है। और इसलिए कमेंट नहीं छोड़ा गया है कि आपस में आप डिस्कस करके चीज़ों को जो है कि सर आप पढ़ाइए, ठीक है। मैं पढ़ाई तो रहा हूँ कब से पढ़ाई, बताइए इतनी सारा पीपीएम पीपीबी, ये जो मैंने 4 हेडिंग बताए थे सभी को क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए क्या क्या मैंने बताया। चलो एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, सब लोग बताइएगा, ठीक है। अगर ध्यान से क्लास देखे हो तो बच्चों बता दे रहे हैं, अगर आंसर नहीं दिए तो फिर समझ बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग देखे हो क्लास को। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, सभी लोग क्लास को अगर अच्छे से देख